ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जो जितने समय देख रहा है उसके लिए। ठीक है, चलो, आपने पिछली क्लास में रेडॉक्स रिएक्शन को ख़त्म किया था और आपने उसके क्वेश्चंस भी लगा लिए होंगे, है ना। तो पिछली क्लास का SW हमारा था रेडॉक्स रिएक्शन की पूरी सीट सॉल्व करनी थी। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर ली होगी और आपने अपने डाउट भी क्लियर कर लिए होंगे वाया वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, आज का, ये तो कल का SW था, आज का SW है। आज तारीख कितनी है? जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो तारीख होगी 12 नवंबर। ओके, आज का SW क्या होगा, आइए देखते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे नया चैप्टर वॉल्यूमेट्रिक प्रिंसिपल। तो उसमें तो कोई SW होगा नहीं। आपको याद होगा, अभी आपने एक दिन पहले स्टीरियो आइसोमेरिज्म को रिवाइज किया है, तो आपका SW वही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के हाफ क्वेश्चन। ओके, जैसे मान लो 1 to 80 क्वेश्चन है तो आपने 40 क्वेश्चन लगा लिए। 100 क्वेश्चन है तो 50 सवाल लगा लिए, और 50 सवाल हो तो 25 सवाल लगा लिए। ये आज का SW होगा और कुछ खास SW देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत होंगे। 50 सवाल भी अगर हम 40 सवाल भी लगा रहे हैं पीछे के किसी चैप्टर के तो पर्याप्त है। आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं इसका मतलब। ठीक है, तो ये आज का आपका SW है, राइट बेटा। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला कि पर डे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रही हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि 2 मिनट मैं नए बच्चों को दूंगा। ये तो काम हो गया उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमसे पढ़ रखा है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, 2 मिनट में देना चाहूंगा न्यू ज्वाइन स्टूडेंट को, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। बच्चों आप सुन लो, अभी तक ऑनलाइन में मोल कॉन्सेप्ट स्टाइकियोमेट्री हो चुका है, पीरियोडिक टेबल हो चुका है, केमिकल बॉन्डिंग हो चुकी है, IUPAC हो चुकी है, आइसोमेरिज्म हो चुकी है, रेडॉक्स रिएक्शन हो चुकी है, और वॉल्यूमेट्री आज हम चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं उनका SW तो चल ही रहा है। अब देखिए, जो बच्चे मान लीजिए आज किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है, आज का वीडियो उसका पहला वीडियो है, तो वो ये सुन ले। मैंने बच्चों से बोल रखा है 14 नवंबर तक आपको मोल कॉन्सेप्ट के सारे लेक्चर देख लेने हैं। 14 नवंबर तक आपको अपना मोल कॉन्सेप्ट खत्म करना है। अब 14 को भाई हम बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा सकते हैं भाई, 14 को हम 15 कर सकते हैं बस। ठीक है, मतलब जो आज ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे 15 नवंबर तक अपने मोल कॉन्सेप्ट को खत्म कर लें, और साथ में जो करंट टॉपिक चल रहा है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक प्रिंसिपल, वो भी आपको देखना पड़ेगा। आपने लेट ज्वाइन किया है इसलिए आपको लोड लेना पड़ेगा, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा। अच्छा बेटा, जो बच्चे आज ज्वाइन कर रहे हैं वो ये सोच लें कि 15 नवंबर तक आपको मोल खत्म करना है, लेकिन अगर आप चाहते हो आपको ये करंट टॉपिक समझ में आए तो बेटा आज आपको रेडॉक्स रिएक्शन भी देखना पड़ेगा। जिन बच्चों की आज पहली क्लास है तो वो तुरंत क्या करें, इस वीडियो को ऑफ कर दें और ये वाला वीडियो पहले देखें। जब आप ये वाला लेक्चर कंप्लीट करेंगे तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, इसको पढ़ने में वैसे तो 3 क्लासें मैंने ली हैं,
अगर आपके पास हमारे लास्ट ईयर के नोट्स हो तो आप उससे पढ़ सकते हैं, 2 घंटे में आपका रिवाइज हो जाएगा। आप हमसे नहीं पढ़े हैं, आपको वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, तो 2-2 घंटे के 3 लेक्चर हैं, लगभग 5.5 घंटे का फिर आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। इसके आपको सवाल लगाने पड़ेंगे, 25-30 सवाल लगा लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। ओके, तो न्यूली ज्वाइन बच्चों के लिए मैंने आज 2 बातें बोली हैं। 15 नवंबर तक मोल आपको खत्म कर लेना है, और आज का जो लेक्चर हम पढ़ाने जा रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक, उससे पहले आपको 3-4 घंटे का समय देकर इस चैप्टर को खत्म करना है। ओके, हमारे पुराने बच्चों के लिए HW स्टीरियो आइसोमेरिज्म के आधे सवाल लगाने हैं। ठीक है, हम चालू करने जा रहे हैं आज की क्लास। देखिए बेटा, आज की मेरी क्लास है वॉल्यूमेट्रिक प्रिंसिपल या एनालिसिस। देखो बेटा, आज बहुत तेज सर में दर्द हो रहा है। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करके एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, एक चैप्टर दिया गया है रिडॉक्स रिएक्शन। उन्होंने उसी चैप्टर में इसको सम्मिलित कर लिया है। ओके, तो आप इसको बोल सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन पार्ट 2 भी बोल सकते हैं, हम लोग वैसे इसको वॉल्यूमेट्रिक बोलते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में 3 मेजर पोर्शंस आपको पढ़ने। पहला, इक्विवेलेंट वेट आपको पढ़ना है। दूसरा, डिफरेंट टाइप्स की कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये आपको पढ़ना है। और तीसरा, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन आपको पढ़ना है। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं पहला वाला टॉपिक, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कहते बेटा, इक्विवेलेंट वेट क्या है? देखिए, किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से जुड़ रहा हो या इन्हें हटा रहा हो। लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इक्विवेलेंट वेट भी एक प्रकार का वेट है। अब सवाल है किस प्रकार का वेट है, तो सुनिए, किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से या तो जुड़ रहा हो या फिर इस चीज को अपने अंदर से हटा रहा हो, वही वेट उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। जैसे इधर देखो बेटा, अब लिखना मत, इसके बाद जो भी हम लिखे समझना। मैंने कहा एक मेटल है 40 ग्राम, ये 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है और अपना कंपाउंड बना रहा है। बताइए इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये सवाल आया।
सुनना बेटा, हमें इस मेटल का वो वेट निकालना है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा हो। आप अगर ध्यान से देखें तो इस मेटल का 40 ग्राम कंबाइन कर रहा है 2 ग्राम हाइड्रोजन से। हमें इसका वो वेट निकालना है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा हो। तो लिखेंगे कैसे, आपको नहीं लिखना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है 40 ग्राम मेटल, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा 20 ग्राम मेटल। आपको मालूम है किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कंबाइन करता है वही वेट कहलाता है उसका इक्विवेलेंट वेट। मतलब इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 20 ग्राम। ओके, और देखते हैं, हटाते हैं इसको और देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया भाई, एक मेटल ऑक्साइड है, मान लो ऐसे समझाने के लिए 200 ग्राम, ठीक भाई। हमने इसको गर्म किया तो ये मेटल में और ऑक्सीजन में टूट गया। इसने ऑक्सीजन दिया 32 ग्राम। बताइए इस मेटल ऑक्साइड का वेट क्या होगा। अगेन देखिए, अगर आपको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका वो वेट निकालना पड़ेगा जो अपने अंदर से 8 ग्राम ऑक्सीजन को निकाले। भाई या तो जुड़ रहा हो या फिर उसको अपने अंदर से हटा रहा हो। इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल कराया था जुड़ने वाला कराया था, ये वाला जो एग्जाम्पल है ये हटाने वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, देखना बेटा, हम लिख सकते हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को हटा रहा है 200 ग्राम मेटल ऑक्साइड। एम आई? तो आप बताओ 8 ग्राम ऑक्सीजन को हटाएगा 200/32 गुणे 8, 50 ग्राम मेटल ऑक्साइड। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि 50 ग्राम इस मेटल ऑक्साइड का वो वेट आया है जो 8 ग्राम ऑक्सीजन को अपने अंदर से हटा रहा है। तो यही इसका कहलाएगा इक्विवेलेंट वेट। तो मैं उम्मीद करता हूं 2 एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन को या तो जोड़ रहा हो या उसे अपने अंदर से हटा रहा हो, वही वेट कहलाता है उसका इक्विवेलेंट वेट। तो अब बताओ, जहां पर बैठे हो वहां पर बैठ के बोलो व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से या तो जुड़ रहा हो या उसे अपने अंदर से हटा रहा हो। ओके बेटा, अच्छा भाई अब सुनना, अजीब है यार ये। अरे भाई हटो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, जब आपने ये डेफिनेशन पढ़ी इक्विवेलेंट वेट की तो यहां पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है बेटा, ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। मतलब एक ही चीज का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकता है।
दिस इज द वेरिएबल क्वांटिटी। लेकिन हम लोग इक्विवेलेंट वेट जिनसे तुलना करके निकालते हैं, ध्यान रखिएगा उनके इक्विवेलेंट वेट हम लोग फिक्स मानते हैं। ये जो आप लोग बोलते हो ना 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन, एक्चुअली में ये इनके इक्विवेलेंट वेट होते हैं। यही 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके इक्विवेलेंट वेट फिक्स होते हैं, बकाया किसी का भी इक्विवेलेंट वेट फिक्स नहीं होता है। ये एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है। ठीक, अच्छा, इस डेफिनेशन पर आपके मेडिकल में 3 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आओ हम पहले प्रकार का सवाल आपको करवाएं। ठीक है, अब आप कॉपी पे लिखना चालू करोगे। ये तो लिख ही लिया होगा। देखो, पहला टाइप 1, टाइप 1 लिखेंगे। A molecule is given and equivalent weight of an atom is asked. ठीक है, देखिए, देखो बेटा, मतलब पहले प्रकार के सवाल आते हैं, आपको कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है और आपसे उस मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला C3O2 और मैंने आपसे कहा C3O2 में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो सबसे पहले आप ये बताओ, आप हमारी इस हेडिंग से सहमत हो कि नहीं? मॉलिक्यूल दिया जाएगा और किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट आपसे पूछा जाएगा। ठीक, अब सुनना बेटा, देखिए, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो या टाइप 3 हो, जिसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, आपको उसका वो वेट निकालना पड़ेगा जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन से या तो जुड़ रहा हो या फिर उसे अपने अंदर से हटा रहा हो। क्लियर? सुनते ना मेरी बात? अच्छा, तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तुम जुड़ रहे हो ऑक्सीजन से, अच्छा ठीक है, तो हमें तुम्हारा वो वेट निकालना पड़ेगा जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ रहा हो। ठीक, अब सुनना, कभी भी इस प्रकार के सवाल आए, आपका सबसे पहला काम होगा मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जिसका इक्विवेलेंट वेट पूछा गया और वो जिसके साथ जुड़ रहा हो, दोनों के वेट निकालना। बोलो क्या निकालना? वेट निकालना। सबसे पहले हम मोल कॉन्सेप्ट लगाकर दोनों लोगों का वेट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इक्विवेलेंट वेट का फंडा उसके ऊपर लगाएंगे। ठीक, अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट ना पढ़ा हो, तो आइए जरा 2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है ये, तो कोई मॉलिक्यूल को हम कैसे पढ़ते हैं, जिन बच्चों ने मोल पढ़ा है वो समझ गए होंगे। ये मॉलिक्यूल आपसे कह रहा है कि m मोल A का जुड़ा हुआ है n मोल B से। मतलब एटम जो होते हैं वो अपने मोल रेशियो में होते हैं, वेट रेशियो में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बोला C3O2, तो इसका मतलब ये हुआ कि C3O2 के अंदर 3 मोल कार्बन एटम है एंड 2 मोल ऑक्सीजन एटम है।
ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं। ये जो मोल आप लिखते हैं ये एटम्स के मोल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने आपको दिया N2H4, तो ये आपसे क्या कह रहा है कि N2H4 के अंदर 2 मोल नाइट्रोजन एटम का है और 4 मोल हाइड्रोजन एटम का है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी मॉलिक्यूल को कैसे पढ़ते हैं, ये उसका मतलब हुआ। ओके, ठीक है बेटा। कैसे पढ़ते हैं मॉलिक्यूल को? मोल के टर्म से पढ़ते हैं। एक पॉइंट तो ये क्लियर कर लीजिए, जिन बच्चों ने मोल नहीं पढ़ा वो हाशिए में कहीं पर इसको लिख भी ले, ये सब यूज होगा इसके अंदर। एक चीज और बता दे रहे हैं आपको, जिन्होंने मोल नहीं पढ़ा उनके लिए। देखिए थोड़ा देर रुक जाओ इसको। मोल के आपने 3 फार्मूले पढ़े हैं। हमसे पहला फार्मूला बता रहे हैं, वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। हमारे बच्चे जानते हैं अगर हमारी स्पीसीज एटम है तो हम एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं, और अगर हमारी स्पीसीज मॉलिक्यूल है तो हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं। एटम का मेरा मतलब होता है जो अकेला हो। H एटम है, एटॉमिक वेट 1। O एटम है, एटॉमिक वेट 16। N एटम है, एटॉमिक वेट 14। Na एटम है, एटॉमिक वेट 23। C एटम है, एटॉमिक वेट 12 एंड सो ऑन। मॉलिक्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एटम। जैसे H2 मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट 2 × 1 2। O2 मॉलिक्यूल है, 2 × 16 32। और देखो बेटा CO2 मॉलिक्यूल है, 12 + 32 44। तो ध्यान रखिएगा बेटा, मोल का पहला फार्मूला था वेट इन अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। एटॉमिक वेट से डिवाइड करते हैं जब हमारी स्पीसीज एटम होती है, और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं जब हमारी स्पीसीज मॉलिक्यूलर होती है। ठीक है, तो यहां से बेटा आपने सीखा, अगर आपको किसी का मोल मालूम चल जाए तो उसमें एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वेट आ जाएगा, अगर स्पीसीज क्या है एटॉमिक। और मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूल का वेट आ जाएगा, अगर स्पीसीज क्या है मॉलिक्यूलर। तो जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो इस चीज को भी कहीं पर लिख लें। ठीक है, अब मैं अपने उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ठीक है, हटा रहा हूं बेटा, मैं इस चीज को हटा रहा हूं। ओके, अब आइए मैं उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं, दैट इज C3O2। देखिए अब सबको समझ में आएगा, हमें इसका इक्विवेलेंट वेट निकाला। देखना, सबसे पहले हमने मोल कॉन्सेप्ट लगाया, और मोल कॉन्सेप्ट हमसे चीख चीख के कह रहा है कि 3 मोल कार्बन अटैच है 2 मोल ऑक्सीजन एटम से। अगर इनके मोल में हम इनके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दें तो इनका वेट आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? दोनों का वेट आ गया। मतलब ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, चलो ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, बोलो बेटा 12 तिहाई 36 ग्राम कार्बन। अगर तुम्हें कार्बन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो
तो तुम्हें ये निकालना पड़ेगा कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ेगा 36/32 गुणे 8 बराबर 9 ग्राम का। और 8 ग्राम ऑक्सीजन से किसी सब्सटेंस का जितना वेट अटैच होता है वही उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। दिस इज योर आंसर। मतलब इस कंपाउंड में कार्बन का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? 9 ग्राम होगा, राइट। सबसे पहले आपने मोल कॉन्सेप्ट लगाया और दोनों का वेट निकाला। 3 मोल कार्बन एटम जुड़ा है 2 मोल ऑक्सीजन एटम से। इसमें आपने इनके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इनका वेट आ गया। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ रहा है 36 ग्राम कार्बन, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ेगा 9 ग्राम कार्बन, वही होगा उसका इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए बेटा, अगर बेटा वैसे तो आप लोगों ने इसको ऐसे कर लिया, समझना मेरी बात, बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअली कर लिया। अगर तुम लोग इतना काम करने से बचना चाहते हो, इतना कि तुम्हें ये लिखना ना पड़े 32 ग्राम से जुड़ रहा है 36 ग्राम, तो 8 ग्राम से जुड़ेगा इतने ग्राम। अगर तुम इस काम से बचना चाहते हो, सुनना ट्रिक, पोरवाल टेक्निक। क्या? ऑक्सीजन के वेट के नीचे रखना उसका इक्विवेलेंट वेट, और क्रिस क्रॉस कर देना, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा। कैसे? समझो मेरी बात। 8 को मल्टीप्लाई किया और उससे डिवाइड किया। ओके बेटा, आप ध्यान से अगर देखें तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 3 तिरका 9। ये देखिए, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन, वही आंसर आया। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लगाकर उनका वेट निकाल लेंगे, फिर चाहे पढ़ के कर लो या इस स्टाइल से कर लो, उसके नीचे रखो उसका इक्विवेलेंट वेट। एम आई राइट? क्रिस क्रॉस। ओके बेटा, जैसे और देखते हैं, एक एग्जांपल हमसे और देख लो, फिर आप लिखना। हमने आपसे बोला N2H4 में N का इक्विवेलेंट वेट बताओ। ठीक, किसका बेटा? N का। आई करते, सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट लगा के हम दोनों के वेट निकालेंगे। 2 मोल नाइट्रोजन एटम जुड़ा हुआ है 4 मोल हाइड्रोजन एटम से। हम इनके मोल में इनके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके वेट आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये जो मोल आपने लिखे हैं ये एटम के मोल लिखे हैं आपने। ओके, अब हमने क्या किया? ट्रिक से कर दे रहे हैं। हाइड्रोजन के वेट के नीचे हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट रखा, इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले जाकर डिवाइड। देखिए क्या हुआ, 2 × 14 × 1 अपॉन 4। एम राइट? आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7 ग्राम। दिस इज योर आंसर। एम राइट? चलिए दोनों आप लिख लीजिए, फिर आपकी बारी आएगी।
ठीक है, लिख लिया बेटा। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको करके दिखाए। मोल कॉन्सेप्ट से पहले दोनों का वेट निकालेंगे, फिर उसके नीचे रखेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट, क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहां पर उसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ओके, अभी आपको हम डेफिनेशन से करवा रहे हैं चीजों को। ये सारे क्वेश्चन हम ग्राम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल से भी करवाएंगे। अभी हम आपको इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन सिखाना चाहते हैं बस। ओके, चलिए आपकी बारी आती है, मैं इसको हटाता हूं। चलिए करिए। NH3 में N का बताइए और H2Cl2 में S का बताइए। अगर किसी का एटॉमिक वेट ना मालूम हो देख लेना। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। करिए। हो गया? आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू मोल कॉन्सेप्ट इसके अंदर 1 मोल नाइट्रोजन एटम है और 3 मोल हाइड्रोजन एटम है। हमें मोल नहीं चाहिए, हमें उसका वेट चाहिए है। हमने एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी, हमने एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, सबका वेट आ गया। अब हाइड्रोजन के नीचे रखेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट और करेंगे क्रिस क्रॉस, तो 14/3। आई थिंक दिस इज योर आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों का 14/3 आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए बेटा, यहां पर भी क्या करेंगे अपन लोग, सबसे पहले सल्फर का और क्लोरीन का वेट निकालेंगे। 2 मोल सल्फर कंबाइन कर रहा है 2 मोल क्लोरीन से, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके वेट आ जाएंगे। उसके नीचे रखो उसका इक्विवेलेंट वेट और क्रिस क्रॉस कर दो। आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए 2 से 2 आंसर आ गया 32 ग्राम। तो इस प्रकार से देखिए, यहां पर नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 14/3 आया है और यहां पर सल्फर का आया है 32 ग्राम। ओके, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए हटा देते हैं, हटा दे, हटा दे, हटा दे, चल हट गया। राइट, अगला सवाल करिए। Fe2O3 में आयरन का बताना है। आयरन का एटॉमिक वेट 56 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। करिए। एक और कर दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का निकाल दीजिएगा। हुआ बेटा? पढ़ते रहिए इस कोरोना काल में। आइए देखते हैं, आइए बड़ा देखते हैं। चलिए, हमने सबसे पहले क्या लगाया, मोल कॉन्सेप्ट।
2 मोल आयरन एटम कंबाइन कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन एटम से, हमने इसमें इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया और इसमें इसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया, दोनों के वेट आ गए। ऑक्सीजन के वेट के नीचे उसका इक्विवेलेंट वेट रखेंगे और क्रिस क्रॉस करेंगे। 2 इंटू 56 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 60। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 8 दूनी 16, द आंसर इज 56/3 ग्राम। ओके आंसर। यहां पर आइए बेटा, जरा यहां पर देखते हैं। यहां पर देखो बेटा, 1 मोल कार्बन एटम है जो जुड़ा है 2 मोल ऑक्सीजन एटम से। हमें तो इनका वेट निकालना है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, इसका वेट आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, तो इसका वेट आ गया। उसके वेट के नीचे रखेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट और कर देंगे क्रिस क्रॉस। आप ध्यान से अगर देखें तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो कार्बन का इक्विवेलेंट वेट आ गया 3। तो इस प्रकार से बेटा आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन पर। ओके, अच्छा, आपको याद होगा मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि इक्विवेलेंट वेट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। आपको याद है? आप खुद देखो, मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो, CO2 में कार्बन का 3 आया है और थोड़ी देर पहले तुम C3O2 में निकाल चुके थे 9 आया था। तो आप देखिए सेम एटम है, देखिए इक्विवेलेंट वेट यहां पर 9 है और यहां पर 3 है। तो आप कह सकते हैं एक ही आदमी का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो जाता है, अर्थात इक्विवेलेंट वेट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। जबकि अगर आपको ध्यान से देखें, कार्बन का एटॉमिक वेट यहां पर भी 12 लिया था और यहां पर भी आपने 12 ही रखा था। तो एटॉमिक वेट इज ए फिक्स क्वांटिटी बट इक्विवेलेंट वेट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। ओके बेटा, तो टाइप 1 के क्वेश्चन आई होप आपने एंजॉय किए, आपको समझ में आए। फिर से एक बार हिंट दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट लगाकर हम दोनों लोगों का वेट निकाल लेते हैं, फिर उसके नीचे रखेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट, क्रिस क्रॉस करेंगे, यहां पर जो आंसर आएगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। ये जो तरीका मैंने बताया ये इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन पर आधारित है। भविष्य में ये सारे सवाल हम ग्राम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइप 1 के बाद आइए देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है ये भी देखिए। टाइप 2 में ना क्या होगा, लिखेंगे ए बैलेंस्ड reaction is given. A balanced reaction is given and equivalent weight of a reactant or product is asked. सुनिए बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, एक बैलेंस रिएक्शन दी जाती है और हमसे किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल है, आइए देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको फीलिंग अच्छी आएगी। N2 + 3S2
बराबर ट्वाइस NH3। सवाल आया नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट बताओ। देखो बेटा, बिल्कुल टाइप 1 है। यहां पर भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से दोनों का वेट निकालेंगे, फिर उसके नीचे रखेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट और कर देंगे क्रिस क्रॉस। तरीका वही है, परंतु देखिए बेटा, जब किसी मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं तो भी मोल के टर्म्स में पढ़ते हैं, और जब किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं तब भी मोल के टर्म्स में ही पढ़ते हैं। ये सब मैंने मोल कॉन्सेप्ट में सिखाया है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने मोल अभी नहीं पढ़ा है। देखिए, मॉलिक्यूल को जब पढ़ते हैं तो अंदर वाले कॉफिशिएंट से पढ़ते हैं। 3 मोल कार्बन एंड 2 मोल ऑक्सीजन। और जब किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं तो बाहर वाले कॉफिशिएंट से पढ़ते हैं। यहां पे पढ़ेंगे इनर कॉफिशिएंट से और यहां पे पढ़ते हैं आउटर कॉफिशिएंट से। कैसे? देखो, ये रिएक्शन आपसे कह रही है 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, N2 है तो मॉलिक्यूल हो गया, जुड़ रहा है 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से और बना रहा है 2 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल। अर्थात फिर से देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहा है 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। राइट? आपको नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो सबसे पहले मोल की हेल्प से दोनों का वेट निकालेंगे। इसमें मल्टीप्लाई, अब सुनना बे, ये मॉलिक्यूल है, मोल को वेट में बदलने के लिए अब मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई होगा। हम फिर बता दे रहे हैं, ध्यान सुन। नाइट्रोजन एटम एटॉमिक वेट 14, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूलर वेट 14 दूनी 28। ठीक है? अच्छा भाई, देखिए, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 28 ग्राम में आ गया। इसको वेट में बदलोगे, ये भी देखिए मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब उसके नीचे रखो उसका इक्विवेलेंट वेट, जो हमेशा 1 ही होगा। क्रिस क्रॉस कर दो, ऊपर 28 आएगा, नीचे आएगा 6। चाहो तो इसको डिवाइड करके आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हो, या एक काम ये कर सकते हैं कि 28 क्या था, 28 था नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, तो हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। दिस इज योर आंसर। चाहो तो आप मॉलिक्यूलर वेट बाई 6 लिख दो, या चाहो तो आप मॉलिक्यूलर वेट की रख दो वैल्यू 28 ग्राम बटे 6, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। तो जैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते। तो जैसे टाइप 1 के क्वेश्चन करते हैं वैसे ही बेटा टाइप 2 के क्वेश्चन भी करते हैं। मॉलिक्यूल को इनर कॉफिशिएंट से पढ़ते हैं और रिएक्शन को आउटर कॉफिशिएंट से पढ़ते हैं। एटम के मोल को वेट में बदलने के लिए एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करते हैं, और मॉलिक्यूल के मोल को वेट में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया। ठीक, एक और करवाते हैं, चलिए, अगर आपने लिख लिया। इक्विवेलेंट वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन ध्यान रखना 3 लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके इक्विवेलेंट वेट फिक्स होते हैं। हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 और क्लोरीन का 35.5। ओके ओके बेटा, आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। रिएक्शन मैंने ये दी और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा
इस रिएक्शन में अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट बताइए। तरीका फिर से वही है, हम लोग मोल की हेल्प से दोनों के वेट निकालेंगे। देखिए 2 मोल अमोनिया टूट कर दे रहा है 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन। हमें मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन या क्लोरीन से होता है, क्योंकि उन्हीं के रेस्पेक्ट में हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले केस में जुड़ने वाला केस था, ये वाले में निकालने वाला केस है। तो 2 मोल अमोनिया निकाल रहा है 3 मोल हाइड्रोजन। हम इसमें अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकाल लेंगे और यहां पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकालेंगे। इसके नीचे रखेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट और कर देंगे क्रिस क्रॉस। आओ देखें क्या होगा। 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2। कोई भी आंसर बता सकता है। 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया मॉलिक्यूलर वेट बाई 3। ओके बेटा, आप चाहो तो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू भी लिख सकते हो 14 और 3 17। आप ये भी लिख सकते हो 17/3। ओके बेटा, तो कभी भी कोई रिएक्शन दी जाए और किसी मॉलिक्यूल का आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए, ये भी उसी प्रकार से सवाल किए जाते हैं जैसे टाइप नंबर 1 आपने किया था। ओके, अगर आपको ये समझ में आया है तो अब आपकी बारी आ गई। ठीक है, आइए करते हैं। हटाए इसको। अगला सवाल आप लोग करके दिखाएंगे। हटाए बेटा। आज हमने आपसे कहीं पर भी वीडियो पॉज नहीं करवाया है, हमने आपको लिखने का प्रॉपर समय दे दिया है। ठीक है, हटाते हैं। अगला सवाल आप लोग करेंगे। चलिए, हटा दिया। देखो बेटा, सवाल दिया KClO3 टूट कर दे रहा है KCl + 3/2 ऑक्सीजन, और सवाल हमने आपसे पूछा इस KClO3 का इक्विवेलेंट वेट बताइए। इसका मॉलिक्यूलर वेट मत निकालिएगा, आप उसकी जगह MWT लिख दीजिएगा। ठीक है, करिए। ओके, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसको। रिएक्शन बैलेंस है, 1 पोटेशियम 1 पोटेशियम, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन, 2 से 2 कट गया 3 ऑक्सीजन। बैलेंस पढ़िए। 1 मोल KClO3 टूट कर दे रहा है 3/2 मोल ऑक्सीजन। ठीक, हमें मोल नहीं, हमें तो वेट चाहिए। हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो इसका वेट आ गया, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 16 दूनी 32 इसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो इसका वेट आ गया। इसके नीचे रखेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट और करेंगे क्रिस क्रॉस। क्या हुआ देखिए, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 8 अपॉन 3/2, 3/2 चला गया ऊपर। आप देखिए 8 दूनी 16 दूनी 32,
आंसर आ गया मॉलिक्यूलर वेट बाई 6। ओके, आप चाहें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर रख सकते हैं। चलो मॉलिक्यूलर वेट निकालो। एटॉमिक वेट को जोड़ेंगे। पोटेशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5 और 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। आप इस वैल्यू को यहां पे रख सकते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चल आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा। इस प्रकार से आप किसी भी रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन जरूर होना चाहिए। ठीक है, हटाते हैं इसको। चलिए अगला सवाल करके दिखाइए। हमसे पूछा गया Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट बताइए। देखिए सबसे पहले आप मुझे सुन लीजिए, फिर आप करिएगा। रिएक्शन देखिए बैलेंस है। अब आप देखिए Na2CO3 जो है वो HCl से कंबाइन कर रहा है। अच्छा भाई, अब HCl में अगर तुम 20 से तोड़ दो तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में आप इसको बोल सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन। देखिए Cl के रेस्पेक्ट में भी बोल सकते हैं, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप H के रेस्पेक्ट में बोल दो या Cl के रेस्पेक्ट में निकालो, आंसर सेम आएगा। देखिएगा, जैसे 1 मोल Na2CO3 कंबाइन कर रहा है 1 मोल हाइड्रोजन एटम से। ध्यान रखिए एटम के फॉर्म में। हमने इसमें इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका वेट आ गया, और इसमें एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन का वेट आ गया। उसके नीचे रखा उसका इक्विवेलेंट वेट, कर दिया क्रिस क्रॉस, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर आएगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखें तो 1 मोल Na2CO3 कंबाइन हो रहा है 1 मोल क्लोरीन एटम से। इसमें मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके इसका वेट निकाला। चूंकि ये एटम का मोल है तो एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके उसका वेट निकाल लिया। उसके नीचे रखा उसका इक्विवेलेंट वेट, कर दिया क्रिस क्रॉस। आप समझ गए होंगे आंसर अभी भी कितना आया है? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। ओके, तो आप देखिए 1 मोल Na2CO3 1 मोल हाइड्रोजन एटम से कंबाइन कर रहा तो भी आंसर वही आया। 1 मोल क्लोरीन एटम से कंबाइन कर रहा तो भी आंसर वही आया। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। रही बात इसके मॉलिक्यूलर वेट की, वो तो आप समझ ही गए होंगे कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं। एटॉमिक वेट को जोड़कर 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक वेट 23 प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16, आप जोड़ेंगे 106 आएगा। ओके, अच्छा लिख लो। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, अगर आपको समझ में आया है तो मुंह जबानी, कॉपी पे नहीं लिखना, मुंह जबानी बताना। अगर ये लिख चुके हो तो कॉपी पे लिखना भी नहीं है, बस मुंह जबानी इससे बताना। मान लो मैं क्या करूं, ये है ना, मैंने क्या किया, यहां पर कर दिया
2 मोल HCl, 2 मोल ये, और अब मैंने आपसे पूछा बताइए Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। जल्दी से बताओ, जहां है जल्दी से बताओ। मॉलिक्यूलर वेट अभी भी आएगा या मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 आएगा? ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 आएगा। क्यों? 1 मोल Na2CO3 कंबाइन कर रहा है 2 मोल हाइड्रोजन एटम से, इसमें इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, ये एटम का मोल है, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई होगा, नीचे रखेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट, क्रिस क्रॉस, आंसर आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। ओके बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग एक स्टेप आगे जा रहे हैं, सुनिए, इसको हटाते हैं। अभी टाइप नंबर 2 चल रहा है और टाइप नंबर 2 में जरा लास्ट प्रकार का क्वेश्चन देख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक मेटल है 40 ग्राम। इस मेटल ने डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन किया। देखिए बेटा, एसिड का अगर नाम बोला जाए तो उसका फार्मूला लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आप H2SO4 लिख दो, नाइट्रिक एसिड आप HNO3 लिख दो। लेकिन अगर एग्जामिनर सिर्फ बोले एसिड है कोई, तो हम लोग लिख देते हैं H+। ठीक, मोल कॉन्सेप्ट में आप ये रिएक्शन पढ़ चुके हो कि मेटल अपने सॉल्ट में बदल जाएगा और साथ में गैस निकलेगी हाइड्रोजन। ठीक, सुनना बेटा, एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया 40 ग्राम मेटल ने डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन किया और आपको 22.4 लीटर हाइड्रोजन को रिलीज किया। ये क्वेश्चन था। ठीक, और आपसे पूछा गया बताइए इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। मेरी बात ध्यान से सब लोग सुनेंगे। देखिए, आप लोग को मालूम है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन से रेस्पेक्ट में हम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, और हमने भी आपको ट्रिक बताई कि उनके वेट के नीचे रखेंगे हम उनका इक्विवेलेंट वेट। ठीक, समझना मेरी बात, वेट के नीचे रखेंगे इक्विवेलेंट वेट, राइट। क्या ये तुम्हें वेट दिया गया है हाइड्रोजन का? नहीं, ये तो तुम्हें वॉल्यूम दिया गया है। हम तो वेट के नीचे इक्विवेलेंट वेट रखते हैं और फिर क्रिस क्रॉस करते हैं। ये तो आपको इसका वॉल्यूम दिया गया। अब इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 जो लेंथी है, क्या आप इस वॉल्यूम को वेट में बदलो विद द हेल्प ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, फिर उस वेट के नीचे रखो 1 और कर दो क्रिस क्रॉस, तो आंसर आ जाएगा। या फिर एक तरीका और है, क्या? देखिए, जब वेट दिया जाता है तो उसके नीचे रखते हैं इक्विवेलेंट वेट और क्रिस क्रॉस करते हैं। अगर वॉल्यूम दिया जाए तो हम उसके नीचे रखते हैं इक्विवेलेंट वॉल्यूम। और क्या रखते हैं? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। जिस प्रकार से हर सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट वेट होता है, उसी प्रकार से हर सब्सटेंस का एक इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है। जिस प्रकार से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट फिक्स होता है, उसी प्रकार से इन तीनों का इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी फिक्स होता है। हाशिए पे कहीं लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इक्विवेलेंट वेट है 1 ग्राम, 8 ग्राम, 35.5 ग्राम, और इनका इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है 11.2 लीटर, 5.6 लीटर और 11.2 लीटर। हाशिए पे कहीं पर इसको लिख लें।
मतलब उस वॉल्यूम को या तो आप वेट में कन्वर्ट करो, फिर वेट के नीचे रखो इक्विवेलेंट वेट और फिर कर दो क्रिस क्रॉस, या तो वो तरीका है, या फिर आप क्या करो, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया गया है, आप उसके नीचे रखो उसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ओके, ये देखिए बेटा, तो मैं इसके नीचे क्या रखूंगा, इसका इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ओके, दैट इज 11.2 लीटर। इसको हटा दूं, ठीक है। आप देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे क्रिस क्रॉस में, तो यहां पर जो आएगा वो इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा, आप सॉल्व कर लीजिए। दिस इज योर आंसर 20 ग्राम। तो इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट आ गया 20 ग्राम। ये हमने आपको एक नई वैरायटी का सवाल कराया कि अगर वेट दिए जाएं तो उसके नीचे रखना इक्विवेलेंट वेट, फिर कर देना क्रिस क्रॉस। लेकिन अगर वॉल्यूम दिया जाए तो उसके नीचे रखना इक्विवेलेंट वॉल्यूम और फिर करना क्रिस क्रॉस। ओके बेटा, पक्की बात। चलिए आगे वाले बेटा, ठीक है। चलिए अब हम अपने स्टूडेंट को ले जा रहे हैं टाइप नंबर 3 के तरफ। टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 क्या होता है, सुनिएगा बेटा। टाइप नंबर 1 में आपको मॉलिक्यूल दिया, किसी एटम का पूछा। टाइप नंबर 2 में कोई बैलेंस रिएक्शन दी, किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का पूछा। टाइप नंबर 3 में सवाल कुछ इस प्रकार से होता है, जानते बेटा, ऐसे सवाल है कि मेरे पास कोई मेटल हाइड्राइड है। बेटा बोलो क्या, मेटल हाइड्राइड है। अब सुनना, जाहिर सी बात है, अगर मेटल हाइड्राइड है तो इसके अंदर दो ही चीजें होंगी, या तो मेटल होगा और हाइड्रोजन होगा, दो ही चीजें होंगी। अब देखना, एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे बोलेगा कि इसके अंदर हाइड्रोजन है X% बाई वेट। बताइए जरा मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। दिस इज द क्वेश्चन। बताइए जरा मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। बहुत ही आसान, आप टाइप 1 से देख रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले जिसका इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए और वो जिसके साथ कंबाइन करता है, हम सबसे पहले उसका वेट निकालते हैं, फिर उसके नीचे रखते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट और क्रिस क्रॉस कर देते हैं। यही यहां पर भी करेंगे। देखना, टोटल परसेंटेज कितने का होता है, 100 का। अगर 100 में X% हाइड्रोजन है तो 100 माइनस X% मेटल होगा। बोलो हाँ या ना। अच्छा सुना, ध्यान सुना सब लोग। अगर X% हाइड्रोजन है तो 100 माइनस X% मेटल होगा। अच्छा भाई सुनना मेरी बात। देखिए बेटा, जब परसेंट बाई वेट दिया जाए, आप इस चीज को इसी चैप्टर में दूसरे पड़ाव में पढ़ेंगे, जब डिफरेंट टाइप्स की कंसंट्रेशन हम आपको पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि परसेंट बाई वेट का मतलब वेट ही होता है। मतलब आप इसको x ग्राम मान सकते हैं और आप इसको 100 माइनस x ग्राम मान सकते हैं। जब दोनों के वेट आ गए हैं तो आपने इसके नीचे रखा इसका इक्विवेलेंट वेट और कर दिया क्रिस क्रॉस। तो यहां पर जो आएगा वो इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट होगा। यस, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल।
ये कोई फार्मूला नहीं है बे, आंसर है इसका इक्विवेलेंट वेट। ये बेटा तीसरे प्रकार के सवाल होते हैं। हमने मेटल हाइड्राइड दिया, वो आपको मेटल ऑक्साइड दे देगा, उसके नीचे रख देना 8, क्रिस क्रॉस कर देना। मेटल क्लोराइड दे देगा, उसके नीचे रखना 35.5, क्रिस क्रॉस कर देना। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको करके दिखाइए। टाइप 3 में एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप करके दिखाइए। बताएं बेटा। बुखार सा चढ़ रहा है, अब तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, फीवर सा आ रहा है। हटाए इसको बेटा, हटाए। देखिए एक क्वेश्चन बना के देते हैं आपको, चलिए लैंग्वेज के रूप में लिखिए। A metal oxide contains a metal oxide contains 60% by weight metal. Full stop. Calculate equivalent weight of metal. ओके, करिए। हो गया? हो गया? देखिए बेटा, सवाल में कोई दम नहीं था। आपको एक मेटल ऑक्साइड दिया है, जाहिर सी बात है इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक मेटल और एक ऑक्सीजन। देखिए उन्होंने बोला 60% बाई वेट मेटल है। अगर मेटल 60% बाई वेट है तो 40% बाई वेट ऑक्सीजन होगा। दोनों का वेट आ गया। अब ऑक्सीजन के वेट के नीचे रखेंगे उसका इक्विवेलेंट वेट और करेंगे क्रिस क्रॉस। आप ध्यान से देखें, 8 × 40 और 5 से इसको काटेंगे 12 ग्राम। मतलब उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 12 ग्राम आ गया। ओके बेटा, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमने इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन को सीखा और इतने सारे टाइप देख लिए कि डेफिनेशन बिल्कुल आपकी आत्मा में जा चुकी है। तो एक बार हो जाए, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से या 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 35.5 ग्राम क्लोरीन से या तो जुड़ रहा हो या उसे अपने अंदर से हटा रहा हो। ये डेफिनेशन वेट के टर्म्स में हो गई। आप वॉल्यूम के टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं। 11.2 लीटर हाइड्रोजन या 5.6 लीटर ऑक्सीजन या 11.2 लीटर क्लोरीन से जुड़ रहा हो या उसे अपने अंदर से हटा रहा हो। ओके, इस प्रकार से आपने बहुत सारे सवाल किए। ये सारे सवाल आप ग्राम इक्विवेलेंट से भी करेंगे, जो हम बाद में फिर से करवाएंगे आपको। ठीक है? अच्छा देखो बेटा, जब हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, आपने इतने सारे सवाल अभी किए टाइप 1,
टाइप 2 टाइप 3 में आपने हर सवाल में देखा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन पिक्चर में जरूर थी। ऐसे बहुत से केस बनते हैं जहां पर हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को नहीं ढूंढ पाते। जब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपको मिलेंगे नहीं तो आप डेफिनेशन से किसी का इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसी सूरत में हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर F वैलेंस फैक्टर, या कुछ लोग इसी को बोल देते हैं N फैक्टर। ओके, कभी कभी कुछ लोग यहां पर N लिख देते हैं, एक ही बात है। इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। देखिए, मॉलिक्यूलर वेट तो एक फिक्स क्वांटिटी होती है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट वेरिएबल क्वांटिटी होती है। तो गारंटी है वैलेंस फैक्टर भी एक वेरिएबल क्वांटिटी होगा। हाँ, अलग अलग लोगों के वैलेंस फैक्टर हम लोग अलग अलग तरीकों से निकालते हैं। अलग अलग लोगों के वैलेंस फैक्टर हम लोग अलग अलग तरीकों से निकालते हैं। जैसे हम सबसे पहले डील करने जा रहे हैं एसिड। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा बेटा, एसिड का वैलेंस फैक्टर होता है रिप्लेसेबल H+I। एसिड का वैलेंस फैक्टर होता है रिप्लेसेबल H+I। अभी आप रिप्लेसेबल के मतलब को मत समझो, 2 मिनट बाद समझ जाओगी। अभी आप मोटा मोटा ये समझो कि किसी एसिड के पास जितने भी हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़े, वही हाइड्रोजन उसके वैलेंस फैक्टर बन जाते हैं। जैसे HNO3, H2SO4, H3PO4, बैलेंस फैक्टर 1 क्योंकि एक हाइड्रोजन है, वैलेंस फैक्टर 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और वैलेंस फैक्टर 3 क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। क्योंकि इसका वैलेंस फैक्टर 1 है तो HNO3 को हम लोग कहेंगे मोनोबेसिक एसिड। इसका वैलेंस फैक्टर 2 है तो इसको हम लोग कहेंगे डाई बेसिक एसिड, और इसका वैलेंस फैक्टर 3 है तो इसको हम लोग कहेंगे ट्राई बेसिक एसिड। जब बेटा किसी का वैलेंस फैक्टर आ जाता है तो इक्विवेलेंट वेट तो बाएं हाथ का खेल है, तीनों का निकाला जा सकता है। मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंस फैक्टर हम एक का दिखा दे रहे हैं। जैसे H2SO4 की अगर बात करें, अगर हम H2SO4 की बात करें तो इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट जब आप निकालेंगे तो 98 आएगा, डिवाइडेड बाई वैलेंस फैक्टर 2। ओके, ऐसे इसका निकाल लोगे, ऐसे इसका निकाल लोगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अभी हम। राइट, लिख लो इसको। तो एसिड का वैलेंस फैक्टर होता है रिप्लेसेबल H+IN। रिप्लेसेबल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी ये समझो जितने हाइड्रोजन होते हैं वही बेटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हटा रहे हैं, आगे आप कंटिन्यू लिखिएगा।
आप कंटिन्यू लिखिएगा। सुनना, जैसे मैंने आपको दिया ये दिया COOH, ये आप जानते होंगे दिस इज ऑक्सैलिक एसिड, और डॉट लगा दिया 2H2O, तो ये बन गया क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अब देखिए, और एक मैंने और दिया आपको, ये एक बात सुन लीजिए ध्यान से, लिखवा भी दूंगा। वाटर और कार्बन से लगे हाइड्रोजन वैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं किए जाते। वाटर और कार्बन से लगे हाइड्रोजन वैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं किए जाते। कहने का मतलब ये है कि इसका वैलेंस फैक्टर धोखे से 2 और 4 6 नहीं करेंगे, सिर्फ 2 करेंगे, और इसका वैलेंस फैक्टर भी 3 और 1 4 नहीं करेंगे, सिर्फ 1 करेंगे। ठीक है, आइए ऊपर वाले का इक्विवेलेंट वेट निकाल कर देखते हैं। आइए, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। देखो 12 दूनी 24 प्लस 16 चौको 64 प्लस 1 दूनी 2, इसको जोड़ेंगे, प्लस 18 दूनी 36, पूरा आप जोड़ेंगे तो 126/2 बराबर 63। ओके, ये मैंने जानबूझ के इसलिए निकाल कर दिखाया। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, जब इसको वैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं किया तो इसको मॉलिक्यूलर वेट में भी काउंट नहीं करेंगे। गलत, मॉलिक्यूलर वेट तो पूरे मॉलिक्यूल का निकाला जाएगा, डिवाइडेड बाय वैलेंस फैक्टर 2। तो यहां पे लिख लीजिएगा, वाटर और कार्बन से लगे हाइड्रोजन वैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं किए जाते। ओके, अब देखिए बेटा, समझा मेरी बात। तो आप लोगों ने देखा कि यूजली जितने हाइड्रोजन उस एसिड के पास होते हैं, हम उन सभी को वैलेंस फैक्टर में काउंट कर लेते हैं। यहां पर बेटा कुछ एक्सेप्शंस है, हटाना पड़ेगा हमको। कुछ ऐसे एसिड हमारे पास हैं जिनमें जितने हाइड्रोजन दिखाई पड़ते हैं वो उसका वैलेंस फैक्टर नहीं होता। आइए देखें वो कौन कौन से हैं एक्सेप्शन। ये हमारे पास 4 हैं। H3PO2, H3PO3, H4P2O5 और H3BO3। नाम देख लीजिए, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड और ऑर्थो बोरिक एसिड। ठीक है, ऑर्थो वाले में ऑर्थो नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए
यहां पर 3 हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं बेटा, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा इसका वैलेंस फैक्टर होता है 1। यहां पर भी 3 दिखाई पड़ रहे हैं, इसका वैलेंस फैक्टर होता है 2, इसका वैलेंस फैक्टर होगा 2 और इसका वैलेंस फैक्टर होगा 1। मतलब हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं ज्यादा, लेकिन वैलेंस फैक्टर होता है कुछ कम। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये 4 एसिड है, H3PO2, H3PO3, H4P2O5 और H3BO3। वैलेंस फैक्टर 1 2 2 1 1 2 2 1। लिख लिया आई। देखिए बड़ा, ये एक्सेप्शन आपको याद होने चाहिए। अच्छा, तो मैंने बताया किसी एसिड के पास जितने हाइड्रोजन होते हैं आप उन सभी को वैलेंस फैक्टर में काउंट करिए। बस इन 4 को याद रखिएगा, H3PO2, H3PO3, H4P2O5 और H3BO3। ठीक है, अब मैंने यहां पर बहुत सारी बातें और बता रखी थी, उसका कोई यूज नहीं है, केवल उसका कोई यूज नहीं है। 1-2 बातें अच्छी थी, लेकिन वो बातें आगे भी पकड़ में आ जाएंगी। अभी हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं, हम सीधे एक स्टेप आपको आगे लेकर जा रहे। ओके, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आखिरकार ये एक्सेप्शंस क्यों हैं। मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिरकार दिखाई पड़ रहे हैं ज्यादा और वैलेंस फैक्टर है कम, ऐसा क्यों। आइए हटाकर देखते हैं। चलिए, नहीं मानना है मेरा मन, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चल बता दे, तैयार हो? चलो बता देते हैं, तो लिखो। अब तुम लोग नहीं मान रहे हो, मैं भी नहीं मान रहा हूं, तुम लोग भी नहीं मान रहे हो, चलो तो लिखना पड़ेगा भैया, है ना। एक्सप्लेनेशन लिखिए। हाइड्रोजन attach only to oxygen. Hydrogen attached to oxygen are only replaceable. ब्रैकेट में hence counted in valence factor. Hence counted in valence factor. ब्रैकेट कर दो बंद। Because OH bond is highly polarized, hence easily breaks by polar water molecule। ठीक है, देखिए बेटा क्या होता है एक्चुअली में, मैं आपको बताऊं होता क्या है।
O से लगा जो H होता है, ठीक है, ये बॉन्ड हाईली पोलराइज्ड है। क्यों पोलराइज्ड है आपको समझिए। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा तो हाइड्रोजन पे आएगा इलेक्ट्रो प्लस चार्ज आएगा। अच्छा, तो जो OH बॉन्ड होता है हाईली पोलराइज्ड बॉन्ड होता है, निगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, तुमने एसिड को पानी में डाला, कौन सा एसिड? जिसके पास OH बॉन्ड होगा, पानी में डाला। पानी क्या होता है, आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं। पानी जो होता है एक प्रकार का पोलर मॉलिक्यूल है जो डाइपोल के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो क्या होगा, ढेर सारे वाटर क्या करेंगे, अपने पॉजिटिव छोर से O- को घसीटेंगे और दूसरे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अपने निगेटिव छोर से H+ को घसीटेंगे। मतलब कुछ वाटर O- को घसीट रहे हैं और कुछ वाटर H+ को घसीट रहे हैं, तो ये बॉन्ड जो होता है बीच से ब्रेक हो जाता है और H+ वाटर में फ्री हो जाते हैं। इसीलिए ये हाइड्रोजन ही काउंट किए जाते हैं। तो OH वाले हाइड्रोजन ही वैलेंस फैक्टर में काउंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये बॉन्ड हाईली पोलराइज होता है और पानी में डालने पर इजीली ब्रेक हो जाता है। ओके बेटा, ये रहा एक्सप्लेनेशन। मतलब जो हमने 4 एक्सेप्शन आपको बताए हैं, इसका मतलब उनमें जितने हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे O से नहीं लगे होंगे, इसलिए उनका वैलेंस फैक्टर कुछ कम हो जाता है। जैसे बता दें, अब ये बताया है तो अब कुछ भी छोड़ नहीं सकते, अब तो पूरा ही बताना पड़ जाएगा। मैं ये काटने के मूड में था, अब पूरा बताना पड़ जाएगा तो अब थोड़ा समय लग जाएगा भाई। अब थोड़ा एसिड जो है बड़ा हो गया, आप समझो, ये लिखने का मतलब है अब खेल बड़ा हो गया है ना। चलिए इसको लिख लिया तो हटाइए, इसको देखिए, हटाए। अब खेल बड़ा हो गया, अब आपको पूरा दिखाना पड़ेगा हमको। देखिए अब खेल बड़ा ये हो गया। अब जैसे H3PO2 था, अब इसका वैलेंस फैक्टर क्या था, 1। इसका मतलब एक हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन से लगा होगा। आप देखिए, आप इसका अगर लुईस स्ट्रक्चर आप बनाएं तो आप इसका स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन से लगा है। यही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा, यही हाइड्रोजन वाटर में फ्री होगा, इसलिए इसका वैलेंस फैक्टर होगा 1। ठीक है। जैसे हम लोग बात करें H3PO3 की, इसका वैलेंस फैक्टर 2 है। मतलब 2 हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन से लगे होंगे, तीसरा वाला लगा होगा फास्फोरस से। इसीलिए देखिए ये 2 हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल होंगे, तो इसका वैलेंस फैक्टर होगा 2। फास्फोरस से जो हाइड्रोजन लगा है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बराबर होती है। ये बॉन्ड ऑलमोस्ट नॉन पोलर होगा, पानी में डालने पर ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये वाले हाइड्रोजन वैलेंस फैक्टर में काउंट नहीं हो सकते। लास्ट मैंने क्या लिखा था, H4P2O5 पायरोफॉस्फोरस एसिड। बेटा मैं थोड़ा भूल रहा हूं, मैंने इसका नाम क्या लिखा था, है इसका नाम क्या लिखा था,
हाइपोफॉस्फोरस एसिड ना, इसका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसका नाम क्या लिखा था मुझे याद नहीं, मैंने क्या लिख दिया, पायरोफॉस्फोरस एसिड। थोड़ी यार तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बुखार चढ़ा हुआ है। पायरो देख लीजिएगा, इसके पीछे मैंने क्या लिखा था, क्योंकि पीछे आने का कोई तरीका तो होता नहीं है, मैं डिलीट मार देता हूं। दिस इज पायरोफॉस्फोरस एसिड। ओके, इसका वैलेंस वैल्यू कितना था बेटा, 2 था, मतलब 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे होंगे, राइट। आइए देखते हैं। आप ध्यान से अगर देखें तो एक हाइड्रोजन ये रिप्लेसेबल है और एक हाइड्रोजन ये रिप्लेसेबल है, इसीलिए इसका बैलेंस फैक्टर होता है 2। ओके बेटा। अच्छा, अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा होगा, कि सर ये आपने कैसे बना दिए, तो फिर वो ये आप सीखोगे केमिकल बॉन्डिंग में। लुईस स्ट्रक्चर, पिक अप द सेंटर एलिमेंट, प्लेस अदर एलिमेंट इक्वली अराउंड इट, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से लगाते हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ते हैं, दानवीर कर्ण। तो जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा तो वो अपना फोकस चित्रों पर ना लगाए, वो अपना फोकस लगाए जो मैं आज सिखा रहा हूं, कि वैलेंस फैक्टर में वही हाइड्रोजन काउंट होंगे जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच होंगे। एम राइट बेटा, इज इट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए अब लास्ट वाला केस बचा H3BO3, इसका नाम क्या है बेटा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अच्छा अब एक लास्ट वाला केस बचा H3BO3, ध्यान से सब लोग देखेंगे उस केस को, मैं इसको हटाने जा रहा हूं। ठीक है, लिख लो। लिख लो। ओके, आइए अब जरा हम लोग केस देखते हैं H3BO3 वाला, जिसका वैलेंस फैक्टर था 1। देखिए आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया, इसका जैसे स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा ना तुम लोग ताज्जुब खा जाओगे। एक बात और सुन लीजिए सभी लोग, जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चलिए थोड़ी देर में बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। ये बेटा H3BO3, ओ हो गुरुजी आप जो पढ़ाए ये तो नहीं लग रहा, तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगे हैं, तीनों हाइड्रोजन वैलेंस फैक्टर में काउंट होने चाहिए, तो फिर इसका वैलेंस फैक्टर 1 कैसे है? हाँ बात तो है, बात तो है। तो आओ जरा इसको और समझते हैं। सुनो, तुम्हें मालूम होना चाहिए बोरॉन जो होता है वो 3rd ग्रुप का मेंबर है, 3rd A ग्रुप। इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया। साझा मतलब शेयरिंग, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का। अब देखिए इस बोरॉन ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया, उसके बावजूद भी इस बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, ये जो बोरिक एसिड होता है इसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब अभी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। सो दिस इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। आप लोग पढ़ेंगे हमसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं,
नॉट प्रोटोनिक एसिड। देखिए ना, इसके पहले आपने जितने भी एसिड पढ़े थे वो सब के सब प्रोटोनिक एसिड थे, आर्हीनियस एसिड थे, जो पानी में जाकर अपने अंदर से H+ को डोनेट करते हैं। बोरिक एसिड जो होता है ये अपने H+ को डोनेट नहीं करता, बल्कि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए हम लोग इसको लुईस एसिड कहते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए आप लोग जब इस बोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, देखिए आप लोग जब इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, होता क्या है, इस बोरॉन को अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की भूख लगी है, तो अपनी भूख को मिटाने के लिए क्या करता है बोरॉन, वाटर से OH को घसीट लाता है विद बोथ बॉन्ड पेयर। ये देखिए यार, बड़ी सुंदर सी डिजाइन बन गई मेरे भाई, तो बड़ा कला आर्ट टाइप की बन गई है। तो ये बोरॉन क्या करेगा, वाटर से OH को दोनों इलेक्ट्रॉनों सहित घसीट लाता है, और घसीटने के बाद देखिए क्या होता है। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साल में, देखिए BOH का होल 4-, और ये जो H+ है ये वाटर में फ्री हो गया। तो आप अगर ध्यान से देखें कि 1 मोल बोरिक एसिड से आपको 1 H+ मिल रहा है, दिस इज द रीजन कि इसका वैलेंस फैक्टर होता है 1। इसीलिए बेटा इसका वैलेंस फैक्टर होता है 1। तो ध्यान रखो, क्या बोरिक एसिड ने अपने हाइड्रोजनों को डोनेट किया? नहीं, क्योंकि ये आर्हीनियस एसिड प्रोटोनिक एसिड नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये लुईस एसिड होता है। जब आप इसको पानी में डालते हैं, ये वाटर के OH को दोनों इलेक्ट्रॉनों से घसीट लेता है, अपने इलेक्ट्रॉनों की भरपाई कर लेता है, और ये वाला H पानी में फ्री हो जाता है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर होता है 1। ओके, आप इसको लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा भाई, अब मेरी बात सुनना। बोरिक एसिड जो है एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4, HNO3 वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बोरिक एसिड जो है एक वीक एसिड होता है, इसीलिए मैंने रिवर्सिबल का साइन लगाया है। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयोनाइज हो जाते हैं, वीक एसिड थोड़ा सा आयोनाइज होते हैं बस, इसीलिए यहां पर हमने रिवर्सिबल का साइन लगाया है। अगर आप बोरिक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड में बदलना चाहते हो तो हम यहां पर ऐड करेंगे सिस ग्लाइकॉल। सिस ग्लाइकॉल क्या करता है? बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। टू इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है सिस ग्लाइकॉल। एंड व्हाट इज ग्लाइकॉल? ग्लाइकॉल इज दिस। ओके, सिस ग्लाइकॉल ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? दोनों OH सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए। ये बताने का कोई आपके लिए मतलब नहीं है, वरना मैं आपको ये भी बता देता। हेलो, थोड़ा क्लास में थोड़ी देर बात करते हैं, बस थोड़ी देर। ओके बेटा, तो ध्यान से देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है बेटा, ये जो
सिस ग्लाइकॉल होते हैं, दोनों OH एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्शन करके चिलेट का फॉर्मेशन करता है और इसको बर्तन से हटाने लगता है, जिसके कारण रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड में शिफ्ट होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है ये पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है और पूरा का पूरा आयोनाइज होने का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग एसिड में तब्दील हो जाता है। ओके, तो चिलेट का फॉर्मेशन तभी होता है जब ये दोनों OH सेम डायरेक्शन में हो, तो सिस ग्लाइकॉल होगा, ट्रांस ग्लाइकॉल नहीं लेंगे। उम्मीद करते हैं आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, राइट। हटा देते हैं इसको। तो आप लोगों ने आज हमसे पढ़ा एसिड का वैलेंस फैक्टर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है। अभी तक मैंने रिप्लेसेबल में आपको ये समझाया कि O से लगे जो H होते हैं वही डोनेट हो सकते हैं, वही रिप्लेसेबल होते हैं। बैल बुद्धि में ऐसे समझिए कि जितने हाइड्रोजन दिखाई पड़े वही उसका वैलेंस फैक्टर होगा। 4 लोगों को छोड़ दीजिए, H3PO2, H3PO3, H4P2O5 और H3BO3। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड और ऑर्थोबोरिक एसिड 1 2 2 1 सारा एक्सप्लेन मैंने किया। बोरिक एसिड प्रोटोनिक एसिड नहीं होता, ये लुईस एसिड होता है। वाटर में डालने पर OH को बॉन्ड पेयर से घसीट लेता है और एक प्रोटॉन डोनेट करता है, इसलिए इसका बैलेंस फैक्टर होता है 1, राइट। आई यहां पर हम लोग एक बात और सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे बोला आपके पास H3PO4 है। मैंने आपसे कहा बताइए इसका वैलेंस फैक्टर क्या होगा, आपने बोला 3। क्यों बोला 3? मैंने ही पढ़ाया। जितने हाइड्रोजन दिखाई पड़ते हैं हम उन सभी को रिप्लेसेबल मान लेते हैं, उन सभी को वैलेंस फैक्टर में काउंट कर लेते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा भाई अब सुनना, अगर क्वेश्चन आता H3PO4 है, हमने उसकी रिएक्शन NaOH से कराई और प्रोडक्ट बनाया NaH2PO4 प्लस वाट। अब हमने आपसे पूछा इसका वैलेंस फैक्टर बताइए। अब घर की खेती नहीं है कि जो चाहो वो उगाओ, अब घर की खेती नहीं है कि जितने हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहे हैं सभी को रिप्लेसेबल मान लो, सभी को वैलेंस फैक्टर में काउंट कर लो। नहीं, जब रिएक्शन आपको दी जाती है तो हम रिएक्शन को देख के ये पता लगाते हैं कि कितने हाइड्रोजन वास्तव में रिप्लेस किए जा रहे हैं। आप देखिए 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन अभी भी हैं, तो रिप्लेस कितने हुए? 1। तो अब वैलेंस फैक्टर होगा 1। अगर ये रिएक्शन ना लिखी होती तो हम बोल देते इसका वैलेंस फैक्टर 3, हम सबको रिप्लेसेबल मान लेते। लेकिन जब रिएक्शन दी जाती है तो घर की खेती नहीं होती है, जितने वास्तव में रिप्लेस हो रहे हैं उन्हीं को काउंट करेंगे। 3 थे, 2 अभी भी हैं, रिप्लेस हुआ 1, वैलेंस फैक्टर 1। ओके, ये रिएक्शन दे दें। आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब वैलेंस फैक्टर कितना होगा? 3 थे, 2, 1 बचा, रिप्लेस कितने हुए? 2, वैलेंस फैक्टर 2। 3 थे, 1 अभी भी है, रिप्लेस कितने हुए? 2, वैलेंस फैक्टर 2। इस प्रकार से पहला एग्जाम्पल एसिड के वैलेंस फैक्टर खत्म होते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेस का वैलेंस फैक्टर, आयन का बैलेंस फैक्टर, सॉल्ट का बैलेंस फैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का बैलेंस फैक्टर, और अगली क्लास में इक्विवेलेंट वेट खत्म कर देंगे। आज तारीख कितनी अंकित? अंकित तारीख, अरे हम भी अगले हैं, घड़ी पहने तो हैं। आज 12 तारीख है, ठीक है।
तो आप जब इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तारीख होगी 12 और कल तारीख होगी 13। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन के जो स्टूडेंट है, इसको हटा, ऑनलाइन में भी हम 2 दिन की छुट्टी कर रहे हैं, 14 और 15 की लीव छुट्टी। ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं छुट्टी, मैं आपको बता दूं। छुट्टी करने की बहुत सारे उद्देश्य हैं। लड़ाई बहुत लंबी है, पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। 22 सितंबर से आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। त्योहार बड़ा है, इसलिए भी छुट्टी जरूरी है। और मेरी बात सुन लो, छुट्टी करने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जैसे जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं, वो बच्चे अपने मोल कॉन्सेप्ट को खत्म कर सके। किसको खत्म कर सके, मोल कॉन्सेप्ट। जो बच्चे पुराने हैं उनको हम रिलीफ दे रहे हैं। 14-15 तारीख को कोई हम एसडब्ल्यू नहीं देंगे। हाँ, वॉल्यूमेट्रिक आज तारीख कितनी है, 12, कल तारीख कितनी होगी, 13। तो इन 2 दिनों में, आज ये तो हो गया, कल आपका इक्विवेलेंट पीरियड खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जो पुराने बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा हम काम देंगे, तो थोड़ा बहुत एसडब्ल्यू देंगे, बस थोड़ा, ठीक है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको इस एसडब्ल्यू के साथ साथ एक बहुत बड़ा काम करना है, मोल कॉन्सेप्ट को खत्म करना है ना। इसलिए 2 दिन की छुट्टी हम आपको देंगे। अच्छा, आज का एसडब्ल्यू आपको तैयार हो गया। आज मैंने आपको एसडब्ल्यू क्या दिया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के आपको क्वेश्चन लगाने हैं, आधे क्वेश्चन लगाने हैं। और ये जितना भी वॉल्यूमेट्रिक मैंने पढ़ाया है, इसको अच्छे से आपको पढ़कर आना है। ओके, जुड़े रहिए बेटा हमारे साथ, केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए, दिल खोल कर, टेंशन मत लीजिए, सब अच्छा होगा। अच्छे दिमाग से पढ़ाई करिए और ध्यान रखिएगा बेटा, मैं हमेशा कहता हूं, हमारे सब्जेक्ट कितने हैं, 3 नहीं, हमारे सब्जेक्ट है 4, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और चौथा सब्जेक्ट है हेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है, और दिमाग जब स्वस्थ होगा तभी पढ़ाई अच्छी होगी। इसलिए मस्त रहना है, अच्छा खाइए, मस्त रहिए, शरीर को स्वस्थ रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके भाई, थैंक यू।